Hello, so let's start with commercial farming. As you can guess from the name, commercial farming means the farming that is being used for the commercial purpose. So what is the crux of this para? कि देखो जो क्रॉप्स है जो ग्रो किए जा रहे हैं या फिर जो भी एनिमल है जिनकी रेयरिंग की जा रही है वो उसका पर्पस क्या होता है, सेल होता है मार्केट में. एंड द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज ऑफ कोर्स. जैसे एक फैमिली है वो अपनी सिर्फ खाने के लिए उगा रही है एंड एक जहाँ पे खेती हो रही है वो एक कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज हो रहा है, तो जो उसका अमाउंट होगा वो हमेशा से ज्यादा होगा. एंड जो वर्क होगा वो हमेशा क्या होगा, मशीन से ही मैक्सिमम होता है, बिकॉज इतने ज्यादा एरिया का ह्यूमन के द्वारा वर्क करना इज नॉट पॉसिबल. The commercial farming include commercial grain farming, mixed farming and the plantation agriculture. जो कॉमर्शियल फार्मिंग होती है वो क्या क्या इंक्लूड करती है? फर्स्ट वन इज कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड फार्मिंग एंड द नेक्स्ट वन इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर. सो लेट्स स्टार्ट विद कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग. देखो जो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है उसमें जो 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 मेन जो क्रॉप्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वीट है और मेज है. जैसे गेहूं है और बाजरा है, ये जो है ये दोनों कॉमन है. और ये क्या होता है कि जो टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया है, यहाँ पे ही ज्यादा प्रैक्टिस किए जाते हैं. अब बोल रहा है कि जो एरिया जहाँ पे कम पॉपुलेशन है बट उस वहाँ का जो फार्म है वो हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर में स्प्रेड है. सोचो. एंड दो जहाँ पे जो एरिया जहाँ पे विंटर बहुत ही हार्श होती है वो क्या करता है, वहाँ के ग्रो को रिस्ट्रिक्ट भी कर देता है. और कभी कभी क्या होता है कि उनको सिंगल क्रॉप ही ग्रो करने पड़ते हैं. एंड सो नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड फार्मिंग. मिक्स्ड फार्मिंग में क्या बोल रहा है कि द लैंड इज यूज फ्रॉम ग्रोइंग फूड एंड द फॉडर क्रॉप्स. मीन्स जो लैंड है वहाँ की वो फूड्स के लिए भी ग्रो होती है एंड जो फॉडर क्रॉप मीन्स जो डोमेस्टिक लाइव स्टॉक होते हैं उनके लिए भी यूज किया जाता है. और ये कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है? फर्स्ट वन इज यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका. ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज प्लांटेशन. तो ये बोल रहा है कि प्लांटेशन आर द टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग में सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, सुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन और ग्रोन. जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल भी दिया है बनाना का. तो ये क्या होता है, सिंगल क्रॉप होते हैं. जैसे लाइक कि टी हो गया, कॉफी हो गया, सुगर केन हो गया, बनाना हो गया, कॉटन हो गया. ये क्या होता है, प्लांटेशन में ग्रो किए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कॉमर्शियल यूज. तो ये क्या होता है कि ये पर्टिकुलर उस एरिया में या फिर पर्टिकुलर उस जगह पे ही होते हैं. जैसे लाइक कि टी है, वो कहाँ होता है, आसाम वाले एरिया में ज्यादा होता है. वैसे ही हर जगह का अपना अपना वो होता है. फिर द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ or in nearby factories. The development of a transport network is thus essential for the such farming. अब देखो ये क्या होता है, जो फार्मिंग होती है इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है इन सब फार्मिंग के लिए. अब बोल रहा है कि मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड. ट्रॉपिकल रीजन मैंने बताया ही था, जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो रीजन होता है. और देखो अब कहाँ कहाँ का जो रबर है वो मलेशिया में है, कॉफी जो है वो ब्राजील में, टी असम, इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जांपल्स. ठीक है. नेक्स्ट वन इज मेजर क्रॉप्स. अब हम देखेंगे कि मेजर क्रॉप कौन कौन से हैं इंडिया में या फिर जो भी बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा उगाए जाते हैं. A large variety of crop are grown to meet the requirement of growing population. हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं क्रॉप्स को फॉर द नीड ऑफ बीइंग पॉपुलेशन. जो पॉपुलेशन हम लोग की बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है उनकी नीड के लिए. और फिर क्या होता है कि जो क्रॉप होते हैं वो जो रॉ मटेरियल होता है उसको कहाँ पे, इंडस्ट्रीज में बेचते हैं. फिर वहां से जो भी वीट, राइस, मेज, मिलेट्स होते हैं उनका जो भी मतलब प्रोसेस फूड निकलता है. और जैसे यू कैन से कि जूट, कॉटन आर द फाइबर क्रॉप्स एंड इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जो बेवरेज क्रॉप होते हैं जैसे लाइक जो ड्रिंकिंग वाले होते हैं वो कौन से होते हैं, टी एंड कॉफी होती है. तो सबसे इसमें जो पहला पॉइंट है वो कौन सा है, राइस. ठीक है. तो राइस तो ऑलमोस्ट सबके घर में बनता है, हमेशा बनता है. तो वही लिखा है कि राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड. ये जो मेजर फूड क्रॉप है वो वर्ल्ड का है. एंड जो राइस का यहाँ देखो क्या लिखा है कि नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. इसको तुम लोग याद रखना कि जो राइस है वो क्या नीड करता है, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल. जैसे गर्मियों के मौसम में ही इसको नॉर्मली इसकी जो बीज बीज लगाया जाता है वो होता है. एंड इट्स ग्रो बेस्ट इन एलुवियम क्ले सॉइल विच कैन रिटेन वाटर. और इसको वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो इसलिए ये किसमें बेस्ट जो होता है ग्रो करता है, एलुवियम क्ले सॉइल में. अब देखो यहाँ भी चाइना जो है वो लीड कर रहा है प्रोडक्शन में, followed by India, Japan, Sri Lanka, and Egypt. In favorable climate condition, as in West Bengal and Bangladesh, 2 or 3 crops are grown in a year.
ओके जब जो क्लाइमेट कंडीशन होता है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है, तो वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश है, यहाँ पे क्या किया जाता है कि 2 या 3 से भी अधिक भी क्रॉप क्या होते हैं कि एक सीजन में ग्रो किया जाता है। सो नेक्स्ट वन इज वीट। वीट भी नॉर्मली हम लोग का जो गेहूं है उसको भी हम लोग अपने डाइट में नॉर्मली यूज करते हैं। सो वीट रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर। अब देखो जो राइस होता है वो क्या हाई टेम्परेचर डिमांड करता है, बट जो वीट होता है ये क्या मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल ऑल्सो। एंड इसके लिए जो बेस्ट सॉइल होता है वो कौन सा होता है, लोमी सॉइल। एंड जो ये एक्सटेंसिवली कौन कौन से कंट्रीज में ग्रो किया जाता है, यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन इंडिया इट इज ग्रोन इन विंटर। ये भी याद रखना, ये सब राबी और जो खरीफ है ना क्रॉप, उनमें भी कैसे कैसे कैटेगराइज होंगी, ये भी तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना। So next one is millets. Okay, they are also known as the coarse grain and can be grown on less fertile and sandy soil. मीन्स जो ये कोर्स ग्रेन है मीन्स क्या होता है जिसके दाने मोटे होते हैं। एंड ये क्या बोल रहा है कि ये लेस फर्टाइल एंड सैंडी सोइल पे भी ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए जो सोइल हो वो बहुत ज्यादा फर्टाइल हो। एंड इट इज अ हार्डी क्रॉप दैट नीड लो रेनफॉल। और ये बहुत ज्यादा लो रेनफॉल में भी आराम से हो जाते हैं। एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, इनका जो टेम्परेचर रहना चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा लो नहीं रहना चाहिए, हाई टू मॉडरेट में काम करेंगे। एंड एडिक्वेट रेनफॉल सफिशिएंट रहना चाहिए। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नीगर। मीन्स ये जो इंडिया में भी ग्रो किए जाते हैं और ये जो 3 कंट्रीज हैं यहाँ पे भी। सो नेक्स्ट वन इज मेज। मेज रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर। ये क्या रिक्वायर करता है, इसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल भी मॉडरेट होना चाहिए, लॉट्स ऑफ सनसाइन रहनी चाहिए। और जो इसके लिए देखो है वेल ड्रेन्ड एंड फर्टाइल सोइल। इसके लिए ये नहीं है कि ये कम फर्टाइल में भी काम चल जाएगा, इसके लिए क्या होता है कि वेल ड्रेन्ड एंड फर्टाइल सोइल रहना चाहिए। अब देखो ये कहाँ कहाँ होता है, नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। एंड सो नेक्स्ट वन इज कॉटन, जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, तुम लोग भी पहनते हो। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कॉटन रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और जो और इसकी जो ग्रोथ के लिए रिक्वायर होती है वो क्या होती है कि 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, मतलब ठंड, जहाँ पे ठंड ना पड़े, एंड ब्राइट सनसाइन। और क्या होता है, ब्राइट सनसाइन चाहिए। और ये बोल रहा है कि ये जो ग्रो करता है ब्लैक एंड एलुवियन सॉइल पे बहुत बेस्ट ग्रो करता है। जो कंट्रीज है इसकी लीडिंग, चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील एंड इजिप्ट। ये कौन से हैं लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कॉटन के। इसमें भी देखो चाइना आ गया। इट इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये जो मेन रॉ मटेरियल होता है, जो भी कॉटन के तुम लोग कपड़े पहनते हो उसकी इंडस्ट्रीज के लिए। सो नेक्स्ट वन इज जूट। जूट वॉज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर के भी नाम से जानते हैं। अब एग्जाम में आएगा कि गोल्डन फाइबर किसको कहेंगे, तो याद रहेगा ना, जूट को कहते हैं। एंड इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियम सॉइल। ये एलुवियम सॉइल पे बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और ये हाई टेम्परेचर की मतलब इसको रिक्वायरमेंट होती है, हैवी रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, एंड जो क्लाइमेट होगा वो भी ह्यूमिड रहना चाहिए। एंड जो ये क्रॉप है ये ट्रॉपिकल एरियाज में ही ग्रो करते हैं, just like India and Bangladesh are the leading producer of the jute. And the next one is coffee. So coffee require warm and wet climate. ये जो कॉफी होता है वो कौन सी क्लाइमेट में होता है, वार्म एंड वेट क्लाइमेट। तुम लोग देखते होगे कि अगर तुम्हारे वहाँ गेहूं चावल ये सब भी अगर ग्रो किया जाता है तो वहाँ पे कॉफी वगैरह नहीं हो पाता है। किसी एरिया में जस्ट लाइक कि एप्पल्स ज्यादा ग्रो करते हैं, किसी एरिया में बनाना। तो ये क्या होता है, सारे हर जो भी क्रॉप्स है वो हर एरिया डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। तो वैसे ही जैसे अब यहाँ पे कॉफी का बताया गया है कि ये कौन सा क्लाइमेट होता है, वार्म एंड वेट क्लाइमेट। एंड जो उसकी सॉइल होती है वो कौन सी होती है, लोमी होती है। हिल स्लोप आर मोर सुटेबल। जो हिल स्लोप्स होते हैं वो ज्यादा सुटेबल होते हैं इसकी ग्रोथ के लिए। एंड ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय द कोलंबिया एंड इंडिया। जो ब्राजील है उसमें बहुत ज्यादा होता है, फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। एंड द नेक्स्ट वन इज टी। So tea is a various crop grown on the plantation. This requires cool climate and well distributed high rainfall throughout the year. So ये क्या होता है कि जो भी हमारा जो द्रव्य पदार्थ या फिर you can say पीने वाला जो भी प्लांट होता है ये होता है। और ये किसके थ्रू होता है, प्लांटेशन के थ्रू इसको मतलब हम लोग ग्रो करते हैं। एंड ये कौन सा क्लाइमेट रिक्वायर करता है, कूल एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल, जस्ट लाइक कि हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है। थ्रू ऑफ द ईयर ऑफ द ग्रोथ फॉर इज टेंडर लीव्स एंड इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सोइल एंड जेंटल स्लोप्स। अब देखो इसके लिए क्या होता है कि वेल ड्रेन्ड लोमी सोइल की रिक्वायर्ड होती है एंड जेंटल स्लोप की।
और इसमें क्या होता है कि लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। इनके जो लीव्स होती है उनको निकालना पड़ता है। तो देखो ऐसे जैसे इतने सारे लेबर लगे हुए हैं। एंड केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। जैसे हमारे वहाँ भी है, चाइना में भी है, श्रीलंका में भी है, केन्या में भी है। ये कौन से हैं? बेस्ट क्वालिटी टी के लिए वर्ड है। सो नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो देखो जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगा वो क्यों होगा? फूड सिक्योरिटी के लिए होगा। और देखो अब जो फूड सिक्योरिटी है उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? जब हम लोग जो फार्म का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करके। तो अब देखो इस पैरा में बताया गया है कि हम वो जो फार्म का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज किस किस तरीके से या फिर कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं। तो इसमें पहला बोला गया है कि इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया। हम लोग क्रॉप्ड एरिया को बढ़ा के द नंबर ऑफ क्रॉप्स को, जो जैसे नंबर है जैसे लाइक कि गेहूं है, चावल है, तो उसमें और भी ज्यादा गन्ने ऐड करो या फिर ज्वार बाजरा जो भी ऐड करके उसको थोड़ा सा नंबर ऑफ क्रॉप को बढ़ा दो। इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज, जैसे इरिगेशन की जो फैसिलिटी है उसको बढ़ा के। यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड हाई विल्डिंग वेराइटी ऑफ सीड, फर्टिलाइजर का यूज करके। और जो भी HYD की जो सीड्स हैं उनको जस्ट लाइक कि जिसमें थोड़े से मात्रा में जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। जो मशीनीकरण है एग्रीकल्चरल में, अगर ह्यूमन ही बहुत ज़्यादा वर्क करेगा तो फिर आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं होगा। बट अगर मशीन उसकी जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दे तो वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा आउटपुट आ सकता है, अच्छा आउटपुट आ सकता है। तो वही बोल रहा है कि ये तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो अब देखो बोल रहा है कि एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो जैसे इंडिया का जो एग्रीकल्चर है, USA का जो एग्रीकल्चर है, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, दिस ऑल आर टोटली डिफरेंट। तो ये कैसे होता है कि जैसे देखो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं? प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर। जो सपोज डेट कि वो खुद के लिए ही अपना सफिशिएंट करती हैं कि जैसे अब हमारे लिए ही हो जाए। बट जो मेजर डेवलप्ड कंट्री है जैसे लाइक USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या करते हैं? कॉमर्शियल एग्रीकल्चर भी करते हैं। एंड इसमें बताया जाता है कि दो जो केस हैं जैसे लाइक कि एक है इंडिया का एंड जो नेक्स्ट है वो USA का है। उससे हम लोग समझते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो एक डेवलपिंग कंट्री एंड एक डेवलप कंट्री में कैसे डिफरेंट है। तुम लोग देखते होगे कि जो इंडिया के फार्मर्स होते हैं वो कितने ज़्यादा हर चीज़ के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। बट जो फार्मर USA के होते हैं उनके पास बहुत सारे पैसे रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक एज अ बिजनेस करते हैं। तो ये कैसे डिफरेंट है ये हम लोग एक केस स्टडीज से समझेंगे। तो नेक्स्ट जो अगला हमारा है वो क्या है? अ फार्म इन इंडिया। अब हम लोग एक इंडिया के फार्मर को देखते हैं। तो देखो इसको तो तुम लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो कि जस्ट लाइक कि जो एक इंडिया का फार्मर है उसका क्या होता है कि एक सीजन में जस्ट लाइक कि गर्मी है तो उसमें वो चावल लगाता है, उसके साथ भी कुछ और पल्सेस या फिर मस्टर्ड, एंड जो गेहूं है उसके साथ। तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ उसका जो क्रॉप है वो होता है। और वो क्या करता है कि दुकान पे जाता है, जो हाई यील्डिंग सीड्स होती हैं उसको लाता है, फिर वो एक ट्रैक्टर को ऐसा जुगाड़ करता है रेंट पे, एंड देन ये जो सारा प्रोसेस होता है वो होता है। तो वैसे इस स्टोरी में बताया गया है कि एक बहुत ही छोटा गांव है आदिलाबाद जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे एक मुन्ना लाल जी हैं जो फार्मर हैं। तो उनके पास जो लैंड है वो कितनी है? 1.5 हेक्टेयर है। बहुत ज्यादा बहुत बड़ी भी नहीं है। एंड हिज हाउस इज इन मेन विलेज। उनका जो घर है वो कहाँ है? वो मेन विलेज में है। वो जो HYB जो सीड्स है उसको मार्केट से एवरी अल्टरनेट ईयर हर दूसरे साल में परचेज करते हैं। और जो उनकी जो लैंड है वो फर्टाइल है एंड वो क्या करते हैं कि एटलीस्ट दो जो क्रॉप है वो एक ईयर में ग्रो करते हैं। जो नॉर्मली वो कौन से क्रॉप होंगे? व्हीट और राइस, जो मेनली हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो द फार्मर टेक एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर्स, वो अपने जो फ्रेंड्स होते हैं या फिर एल्डर्स से एडवाइस देते हैं। वो बहुत ज़्यादा उसको साइंटिफिक वे में नहीं करते हैं। वो जो भी उनको पीडीएस चली आई रहती है या फिर जो भी थोड़ा सा उनको सजेशंस मिलता है उसको वो लोग लेते हैं और अपनी फार्मिंग की प्रैक्टिस करते हैं। और फिर वो क्या करता है कि एक जो ट्रैक्टर होता है उसको रेंट पे लेते हैं, फिर वो उसकी प्लगिंग करते हैं। कुछ लोग तो मतलब बुल से भी जस्ट लाइक यहाँ पे देखो जैसे हो रहा है वैसे करते हैं। और जो उनके नियर बाई एक ट्यूबवेल है वहां से वो लोग इरिगेट करते हैं, जो भी सिंचाई वगैरह का काम होता है वो लोग करते हैं। और देखो जो मुन्ना लाल है उनके पास 2 बफेलोज एंड फ्यू हैंस है, जिससे जो उनको जो मिल्क मिलता है उसको वो क्या करते हैं? एक कोऑपरेटिव स्टोर है वहीं उनकी सोसाइटी में, वहां पे सेल करते हैं। और जो वहाँ के मेंबर्स होते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो भी एडवाइस करते हैं कि आप जो अपने जो भी बफेलोज या फिर
कि उसको किस टाइप का चारा देना है या फिर जो भी उसका हेल्थ इशू है उसका हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वो सारे क्या होते हैं, वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर रहते हैं वही उन्हें एडवाइस करते हैं। और फिर बोल रहा है कि जो भी उनकी फैमिली के मेंबर हैं वो क्या करते हैं, जो मुन्ना लाल है वो क्या करते हैं कि उनकी जो फार्म एक्टिविटीज़ है उसमें हेल्प करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुन्ना लाल को बैंक से या फिर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनसे लोन भी लेना पड़ जाता है, क्या खरीदने के लिए, जो HYV सीड्स होती है, हाई यील्डिंग जो वैरायटी की सीड्स होती हैं या फिर जो भी अदर इम्प्लीमेंट्स होते हैं। और फिर बोल रहा है कि जो उनके प्रोड्यूस होते हैं या फिर जो भी वो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि जो मंडी उनके सबसे नज़दीक में है वो वहाँ पे बेचते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्हें बहुत ज़्यादा बेचना ज़रूरी है, बट ये फोर्स्ड होते हैं। जबकि उनका जो मार्केट रहता है वो इतना फेवरेबल भी नहीं होता है, वो उनको इतना अमाउंट भी नहीं देता है जितना कि वो डिजर्व करते हैं, जितना कि उन्होंने इनपुट लगाया हुआ है। तो बट इसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी स्टेप भी ले रहा है ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको अच्छे से अच्छे इनपुट मिल सके, जो आउटपुट मिल सके, और फिर भी उनका जो जितना मेहनत है वो एक सक्सेस हो सके। अब देखो ये क्या बोल रहा है, फार्मिंग USA। तो यहाँ से देखो ये जो ये पूरा तुम्हें एरिया दिख रहा है, ये जो एक नॉर्मल एक वहाँ का जो किसान रहता है उसकी ये सारी लैंड्स हैं। और ये देखो ये जो तुम्हारा स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स, देखो ये जो खाद वगैरह की जो भी स्प्रे हो रही है ये यहाँ पे ड्रोन से हो रही है। तो यू कैन नो इमेजिन कि वहाँ पे मतलब एक फार्मिंग नहीं होती है, एक एज अ बिजनेस होता है। तो अब इसमें बता रहा है कि द एवरेज साइज ऑफ अ फार्म इन USA इज मच लार्जर देन दैट ऑफ एन इंडियन फार्म। मतलब जो वहाँ की जो फार्म होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है एक इंडियन फार्मर के फार्म से ज़्यादा। जैसे लाइक कि अब हमारे मुन्ना लाल की जो ज़मीन थी वो कितनी थी, 1.3 या 5 हेक्टेयर थी। अब देखो इनकी कितनी है, 250 हेक्टेयर। और जो फार्मर है वो कहाँ जनरली जो वो फार्म है वहीं पे रहता है, मतलब उसी के बीचों बीच अपना जो घर बनाता है उसी को बनाता है। और उसके जो मेजर क्रॉप्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको अपने लिए खाने के लिए चाहिए चावल दाल सरसों या फिर जो, ऐसा कुछ नहीं है। उसका जो मेजर क्रॉप्स होते हैं वो कॉमर्शियल पर्पज से ही होते हैं, जैसे लाइक कि कॉर्न है, सोयाबीन है, व्हीट है, कॉटन है, सुगर बीट है। तो ये सारे कॉमर्शियल पर्पज से ही होता है। अब देखो इसमें बताया गया है कि जो जो एक है जॉय होरैन, तो वो कहाँ पे रहते हैं, मिड वेस्ट USA में रहते हैं। उनकी जो लैंड है वो 300 हेक्टेयर्स की है। और वो क्या करते हैं कि अपने जो फील्ड है उस पे जो क्रॉप है उसको तभी ग्रो कर देते हैं जब वो देख लेते हैं कि जो उनकी सोइल है एंड जो वाटर है वो उसकी जो क्रॉप की जो नीड है उसके लिए एकदम फेवरेबल है। और वो क्या करते हैं कि एडिक्वेट मेजर्स भी लेते हैं, जो उनके जो भी पेस्ट्स हैं, जो भी कीटाणु है उसको, जो क्रॉप को डैमेज करते हैं उसके लिए एडिक्वेट मेजर भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बस हाँ ठीक है एक प्लॉट है, हमारी जमीन है, हम जाके उस पर कुछ भी ग्रो कर दें। उससे पहले वो बहुत सारे उसमें रिसर्च करते हैं। एंड देखो क्या बोल रहा है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड द सोइल सैंपल्स। वो टाइम टू टाइम जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती हैं वहाँ पे अपने सोइल के सैंपल को भी भेजते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहीं कम तो नहीं हो गए या फिर कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गए क्रॉप के लिए। और जो रिजल्ट है उनका जो वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वे में रहता है, वो फर्टिलाइजर का प्रोग्राम वगैरह जो भी होता है। एंड देखो ये बोल रहा है कि हिज कंप्यूटर इज लिंक टू द सैटेलाइट। जो उनका कंप्यूटर होता है वो उनके जो सैटेलाइट होते हैं फार्म्स में उससे लिंक्ड होता है ताकि उन्हें वो मतलब देख सके जो भी उनका फिगर रहता है, जो भी उनकी पिक्चर्स हैं फील्ड की कि कहाँ पे कैसे ग्रो कर रहा है। और ये जो है उनको हेल्प करता है केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स में, मतलब उसको यूज़ करने में। एंड वो क्या करते हैं कि उनके खुद के ट्रैक्टर्स होते हैं, सीड ड्रिल्स होते हैं, वो टाइम टू टाइम उसको यूज़ करते रहते हैं हार्वेस्ट के लिए एंड वेरियस एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के लिए। अब बोल रहा है कि अ ग्रेन आर स्टोर्ड इन ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज। उनका जो ग्रेन है वो एक ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में अपने आप स्टोर हो जाता है। और वो क्या होता है कि कभी कभी वो मार्केट में भी डिस्पैच हो जाता है अकॉर्डिंग टू नीड। एंड द फार्मर इन USA वर्क लाइक अ बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर। जो वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं यू कैन सी कि वो एक बिजनेसमैन की तरह होते हैं, वो नॉर्मल फार्मर नहीं होते हैं। उन्हें मतलब उनके पास बहुत वो रिच रहते हैं और बहुत ही वेल एस्टेब्लिश रहते हैं। सो यू कैन सी कि हमें अभी अपने फार्मर को कितने ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, या फिर हम जो भी खा रहे हैं हम सोचे कि कोई भी चीज़ हमारे थाली में वेस्ट ना जाए, बिकॉज कितना ज़्यादा हमारे फार्मर एफर्ट डालते हैं फिजिकल फाइनेंशियल हर चीज़ का, तब जाके हमें कहीं वो मिलता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।